बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है जी केमिस्ट्री का। और इसमें आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो हमारा जो चैप्टर है। और उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, और उनकी डिस्कवरी, इन डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैनाल रेज, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, इसके बारे में बात की थी। शुरू में हमने बात की थी कि एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए थे, एंड वन ऑफ देम मॉडल वाज प्लम-पुडिंग थ्योरी। और उसमें हमने बात की थी कि प्लम-पुडिंग थ्योरी में क्या बताया गया था। पहले डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था, उसके बाद जो है वो प्लम-पुडिंग थ्योरी आई थी। तो प्लम पुडिंग थ्योरी में भी इतने ज्यादा एविडेंस नहीं थे स्ट्रक्चर के क्या है। उसमें आपको पता है कि उन्होंने जस्ट प्लम लाइक पुडिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एटम जो है वो क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें ज्यादातर प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। तो आज बेटे हमने उसके आगे लेके चलना है। जब वो मॉडल आया ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जी रदरफोर्ड। तो उसने एक मॉडल पेश किया, उसी के नाम से उसे क्या नाम दिया जाता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया जाता है। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड का नाम से जाना जाता है। और इसका एक्सपेरिमेंट था एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, इन एक छोटी सी बारीक सी लेयर ली गोल्ड की, उसके ऊपर उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या था, रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कि कैसे नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम में। अब पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका कहने का मतलब ये था कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ अटैच क्यों नहीं होते, रहते भी सेपरेट सेपरेट हैं और रहते भी एक साथ हैं, वो किस तरह से रहते हैं। इसके लिए उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की ऑन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, ऑलमोस्ट 0.0004 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल बारीक सी थिकनेस है। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। लास्ट टाइम याद होगा, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा के ऊपर नेगेटिव, और गैमा क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं। तो इसने क्या लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो उसकी बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब उसने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अमिट हो रहे हैं, अमिट होकर वहां से निकल रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। बेटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हम आगे आइसोटोप्स में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक ऐसे एलिमेंट्स हैं या आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशंस निकालते रहते हैं, खुद से उनके रेडिएशंस निकलती रहती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, रेडियम है, पोलोनियम है, आप लोगों ने फेमस पढ़ा होगा यूरेनियम, जिसे एटम बम बनाया गया था। तो मीन उससे रेडिएशन, ऐसे एलिमेंट्स जो खुद से रेडिएशंस निकालते रहते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडिएशन अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में होती हैं। अब उसके बाद उसने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स क्या है निकाल कर गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ा। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये क्या थे, हीलियम न्यूक्लियाई। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो हीलियम न्यूक्लियाई इसमें हीलियम का न्यूक्लियस था, तो जिनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियर का फार्मूला क्या है, He2 पॉजिटिव। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बाकी पॉजिटिव चार्ज बचता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो वो आप कह सकते हैं हीलियम के प्रोटॉन थे, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया था, जिसकी बम्बार्डमेंट की गई थी। और अभी मैंने शुरू में बताया अल्फा के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी तरह हीलियम न्यूक्लियाई है, उसका प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हीलियम न्यूक्लियाई बात कर लें या अल्फा पार्टिकल से बात कर लें तो एक ही बात है। फिर कुछ हद तक
वो जो मैटर था, मीन जो गोल्ड फॉइल थी, उसमें से पेनिट्रेट का लास्ट में मैंने समझाया था क्या होता है, किसी चीज के अंदर घुस जाना। तो सम हाउ कुछ एक्सटेंट तक ये जो पार्टिकल्स हैं उस गोल्ड फॉइल या मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर गए। अब ये उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो है आप लोगों को बाहर जो पूरी बाउंड्री नजर आ रही है, ये बारीक सी एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन है, मीन जो इस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करेगी। फिर ये जो येलो कलर की आप लोगों को नजर आ रही है, ये क्या है, उसने वो गोल्ड फॉइल यूज की थी जिसमें से उसने वो पार्टिकल्स पास किए थे। फिर ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अज्यूम कर लें ये कोई भी हो सकता है, प्लाटिनियम भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है। तो इसमें से ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सब्सटेंसेस हैं वो रखा गया, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकाले गए। आप पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो क्या निकालते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। तो वो निकाले गए। तो अब उसमें से यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल्स निकले और निकल कर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आके उसकी क्या की थी, उसने बम्बार्डमेंट की थी। फिर उसका क्या हुआ था रिजल्ट, वो आगे हम देखते हैं। अब उसने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या की, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं फोटोग्राफिक प्लेट आर स्क्रीन कोटेड जिंक सल्फेट। ये जो पिछली डायग्राम है, ये जो बाहर बाउंड्री नजर आ रही है, ये जिंक कोटेड स्क्रीन है, इसके ऊपर उसने उसकी डिफ्लेक्शन देख रही थी। उसकी बात कर रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड जिंक सल्फेट के ऊपर उसने उनके इफेक्ट्स देखे थे, मीन क्या उसके अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट्स आते हैं। उसने देखा उससे ये देखा कि प्लम पर्डिंग जो मॉडल है एटम का वो करेक्ट नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा, आई मीन उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने देखा कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे उस गोल्ड फाइल में से अनडिफ्लेक्टेड, मीन स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्या हो गए, पास हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें, ये मैंने गोल्ड फॉइल का ये क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर लिया है, मीन इंटरनल स्ट्रक्चर लिया है, ये गोल्ड फॉइल के एटम पाए जाते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स, मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब ये इस अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये गया और सीधा चला गया, मीन इसकी कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं आई, स्ट्रेट लाइन में चला गया। इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी सीधा चला गया। तो मीन इसमें से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे जब पास हुए वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, मीन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इसमें से अनडिफ्लेक्टेडली पास थ्रू हो गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। एक तो ऑब्जर्वेशन उसकी ये आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आई थी, आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2000 पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, मेजोरिटी ऑफ की क्या बात की हमने, मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए जी, वो स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स थे, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे आया, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और इस एंगल के ऊपर वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। दोबारा से अगर हम देखें, ये पार्टिकल्स आया, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और इस एंगल के ऊपर वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो कुछ पार्टिकल्स हैं इसी तरह, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये पार्टिकल आया, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और ये डिफ्लेक्ट हुआ। इन दोनों के डिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत एंगल में फर्क नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम अगर हम देखें, इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कुछ एंगल्स या फेयरली लार्ज एंगल्स के ऊपर, जैसे ये पहला है लार्ज एंगल के ऊपर और ये स्मॉल एंगल के ऊपर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। ये इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। कुछ पार्टिकल उसने बताया आउट ऑफ 2000 पार्टिकल, ठीक है ना, कुछ पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। फिर बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक हुए और वापस बाउंस बैक कर गए, मतलब जहां से निकले थे वहीं से वापस चले जाएंगे। जैसे शुरू में हमने बात की, ये हम गोल्ड फॉइल का इंटरनल क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू हो रहे हैं और अनडिफ्लेक्टेडली। कुछ पार्टिकल जो हैं वो कुछ एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करें, ये आया पार्टिकल, इससे स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होने के बाद वापस बाउंस बैक कर गया। मीन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें दोबारा से, ये आया, इसके साथ स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद जिस एंगल जहां से आया था उसकी तरफ वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। ये कुछ पार्टिकल्स थे, बहुत ही कम, मीन आप लोग कह सकते हैं हजारों में से कोई एक पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक किया गया। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। दोबारा से ऑब्जर्वेशन अगर हम कंक्लूड करें, उसकी क्या था, उसने देखा ये एक हम पार्टिकल्स ले लेते हैं, उसका न्यूक्लियस ले लेते हैं एटम का, गोल्ड फॉइल का, इसमें से ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं, मीन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट चले गए।
कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ एंगल्स के ऊपर वो क्या हुआ है, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और उसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। ये 3 मेजर पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे, 2000 में से कुछ जो है स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, मीन कुछ एंगल्स के ऊपर, और बहुत ही रेयर जो है वो बाउंस बैक हुए। ये उसके, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स में देखें तो ये उसके आ रहे हैं, ये रेडिएशन देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसे ही है ज्यादातर, और कुछ जो है एंगल वो के हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये देखें जैसे आके लगा उसी तरह वापस चला गया, जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक हुआ। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या थे, क्या फाइंडिंग की उसने? उसने देखा कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं, जैसे ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अनडिफ्लेक्टेड है। तो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, उनको रास्ते में रोकने वाली चीज कोई नहीं थी। जब रास्ते में उनको रोकने वाली चीज कोई नहीं थी, तो इसलिए ये क्या कहा गया, उसमें से स्ट्रेट लाइन में पेनिट्रेट गया, मीन गुजर गया उसमें से, इसलिए कहा गया क्योंकि रास्ते में कोई चीज नहीं थी, ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेडली जा रहे हैं, तो इसलिए उसका जो है वो क्या कह सकते हैं कि स्पेस या वॉल्यूम ज्यादातर उसमें क्या पाया जाता है, एम्प्टी है। दोबारा इसको हम देख लेते हैं। उसने क्या कहा था कि इस क्या कह सकते हैं कि पहले रिजल्ट्स में उसने क्या कंक्लूड किया था कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पास थ्रू हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि उसमें एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस पाई जाती है, या उसका वॉल्यूम ज्यादातर क्या होता है, एम्प्टी। दूसरी क्या थी कि कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए एंगल्स के ऊपर, जैसे बताया आउट ऑफ 2000 जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ एंगल्स के ऊपर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन का मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे ये हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अल्फा पार्टिकल्स मैंने बताया चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो मीन अंदर जाकर ये किसी चीज के ऊपर स्ट्राइक हुए हैं, उसने इनको डिफ्लेक्ट कर दिया, रिपेल कर दिया। मैंने आप पहले बताया सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस चीज के ऊपर स्ट्राइक हुए हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने ये प्रूव किया कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सेंटर के अंदर, मीन एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, और उसे क्या नाम दिया था उसने, न्यूक्लियस ऑफ एटम का। उस वक्त उसने उसे न्यूक्लियस ऑफ एटम का नाम दिया, इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था न्यूक्लियस ऑफ एटम का। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हुए थे, जैसे ये है, ये इसके साथ स्ट्राइक हुआ और फौरन बाउंस बैक हुआ। तो ये जो बाउंस बैक हो रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट हुआ है कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस है और हार्ड है, जिसमें से ये पार्टिकल्स पेनिट्रेट नहीं कर सके, उसमें से गुजर नहीं सके। तो ये रिप्रेजेंट हुआ, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था, वो डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है। और क्योंकि पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, आप पता है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हो रहे हैं, और कुछ हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे, आउट ऑफ 2000 में से फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। जैसे पहले पॉइंट में हम बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ एटम ज्यादातर एम्प्टी है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि क्योंकि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ज्यादातर उसमें से पास थ्रू हो रहे हैं, तो इसका मीन कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू एटम के। और दूसरा उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसका मेन मोटो क्या था, उसने शुरू में क्या बताया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट किस तरह से कर रहे हैं एटम में। तो ये वो बता रहे हैं कि मीन प्रोटॉन या न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है जी, अज्यूम कर लें पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं एटम के, इसके बाहर ये क्या आ गया, एटम के इलेक्ट्रॉन है जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। इसी तरह अगर ऑर्बिट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके अंदर। ये क्रॉस सेक्शन हमने जस्ट डिस्कस किया है, जैसे ये है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ये इसके क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। तो मीन न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, और उसके बाहर जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर या डिफरेंट शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये उसने रिजल्ट्स दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के। और दूसरा जो एटम है, क्योंकि वो शुरू में भी हमने बात की है पहले भी, एज होल वो क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन है, मीन 6 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 8,
8 पॉजिटिव चार्ज और 8 नेगेटिव। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन। कार्बन में 6 हैं इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी 6 ही होंगे, तो इक्वल होते हैं। तो एक दूसरे इसी तरह से वो एक दूसरे के चार्जेस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम क्या होता है, एज अ होल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। वो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बेसिक 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है एटम का, ये अगर हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया, ये उसके बाहर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सॉरी उसका ऑर्बिट आ गया, शेल आ गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसको अगर हम बड़ा करके, ये उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करके देखें तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल नजर आ रहे हैं, एक प्रोटॉन है जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा न्यूट्रॉन है जो किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक हो गया जी। दोबारा से देख लें कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटॉन है वैसे, और न्यूट्रॉन, दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर स्पेसिफिक शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये था उसके क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस आए, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आए। फिर बाद में जब इसने एक्सपेरिमेंट दिया, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब कोई मॉडल आता है, थ्योरी आती है, तो उसको फौरन नहीं माना जाता, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स आए तो उसमें 2 मेजर डिफेक्ट्स निकाले गए थे। ठीक है जी। जिसकी वजह से इसका मॉडल भी रिजेक्ट हुआ था। पहला डिफेक्ट क्या है, ये जो मॉडल था बेस था वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर था। मीन 2 थ्योरीज हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। एक क्लासिकल थ्योरी है और दूसरी मैक्स प्लैंक थ्योरी होती है। कल का टॉपिक में आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो रेडिएशंस हैं, मीन रेडिएशन के ऊपर दी हुई है कि रेडिएशन किस तरह से अमिट होती है, उसके ऊपर एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये बला बला। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता है हमें, चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और अमिट करेंगे एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। और आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट्स या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करे तो अल्टीमेटली वो अपनी नेचर खोता जाता है। तो कहते हैं दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में फॉल कर गया इलेक्ट्रॉन तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक थ्योरी है कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मीन इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एटम को डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं जा सकता। तो वो इसके थ्योरी वो क्या हो गई, पहला पॉइंट इसमें यही डिफेक्ट आया। यहाँ पे देखें, ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बेटे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इसमें ये रिवॉल्व करेंगे तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी रेडिएशन निकालते रहेंगे। जब ये रेडिएशन या एनर्जी निकालते रहेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, मीन इनके ऊपर चार्ज क्या होता जाएगा, कम। जब चार्ज पार्टिकल्स हैं अमिट करते रहेंगे एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, तो अल्टीमेटली फिरते 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 ये क्या होते जाएंगे, इनका शेल कम होता होता न्यूक्लियस में आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन, जो कि होता नहीं है। तो पहला तो डिफेक्ट ये आ गया। इस तरह से एटम डिस्ट्रॉय होगा, जो कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो पहले तो ये डिफेक्ट सबसे बड़ा यही आया था। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या आया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करे तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाए, लेकिन इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम एटम के अंदर ऑब्जर्व किया गया। अब बेटे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम लाइट को, कोई भी लाइट हो सकती है, स्पेशली जैसे सनलाइट है, जब हम किसी मीडियम में से पास थ्रू करें और ये अपने कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाए लाइट। आप लोगों को पता है कि जो सनलाइट है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, रेनबो जैसे बनती है। रेनबो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। क्या होता है रेनबो में कि सनलाइट पड़ती है वाटर वेपर्स के ऊपर, जो कि एयर के अंदर होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। जब वो लाइट पड़ती है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या पाया जाता, सॉरी, आप जैसे आप जिस तरफ पे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, मशरिक की तरफ देख रहे हैं, अगर सर और आप लोगों की बैक के ऊपर, मीन वेस्ट में सन हो और अगर आप लोग ईस्ट की तरफ देखें तो वहां पे रेनबो नजर आती है। अगर रेनबो बन रही हो तो मीन हमेशा रेनबो सन के अपोजिट होती है, सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बन रही होती है। तो आप खड़े हैं तो वो क्या होगा कि वहां से जो सन की जो रेडिएशंस हैं
वो पड़ती हैं इसके ऊपर, वाटर वेपर्स के ऊपर। वाटर वेपर्स वहां पे प्रिज्म का काम करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में आप लोग। वो क्या करता है, लाइट को डिवाइड कर देता है इनटू इट्स कलर। जब वो उसको कलर में डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो कलर्स रेनबो की फॉर्म में नजर आते हैं। अब वो जो लाइट का अपने कलर्स में चेंज होना है या डिवाइड होना है, उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक उसने कहा था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, मीन कॉन्टिन्यूसली उसमें कलर्स बनते जाएं लाइट के, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कॉन्टिन्यूसली मीन यहाँ पे जो कलर है वो नीचे भी कलर है, कलर में लाइंस नहीं आ रही, मीन को डिवाइड नहीं किया गया। कलर्स डिफरेंस तो नजर आ रहे हैं लेकिन कलर को डिफरेंस करने के लिए कोई लाइंस नहीं आ रही। इसे कहा जाता है, ये जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, इसको कहीं पे रोका नहीं किया गया या इसको डिवाइड नहीं किया गया। इसके अपोजिट जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल आप लोगों को लाइट में कोई लाइन नजर नहीं आ रही, ठीक है। और ये जो है, ये नीचे वाला देखें आप लोग, ये लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें आप लोगों को लाइन्स नजर आ रही हैं, मीन कहीं ना कहीं उसमें उन लाइट के कलर्स को ब्रेक डाउन किया गया है। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, लाइट है, मैं बताता हूँ स्पेक्ट्रम बनता क्या है। यहाँ पे लाइट है, ये प्रिज्म है, फिजिक्स में यूज करते हैं, ग्लास का बना होता है। जब इसमें से लाइट पास थ्रू करेंगे तो ये क्या करेगा, कलर्स में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रम बन रहा है। और ये और फॉर्म है कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो वो जो हम फिजिक्स तो नहीं डिस्कस करें, जस्ट स्पेक्ट्रम को एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इससे क्या जाहिर हुआ, पहला पॉइंट उसका क्या था, अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीइंग चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेंगे और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे। फिर उसी में उसने ऐड किया, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा होता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम अब बन रहा होता है। इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं कर रहे होते।